मित्रों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन की। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था समायोजन का, जहां पर हम लोगों ने समायोजन के मीनिंग को सीखा, उसके परिभाषाओं की चर्चा की और एक सुसमायोजित व्यक्ति के गुणों, विशेषताओं, लक्षणों की हम लोगों ने बात की। समायोजन से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार की टीचर ग्रेड एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वहाँ हमारे इस कंटेंट से बाहर कभी नहीं जाने वाला। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुसमायोजन की, यानी माल एडजस्टमेंट की। किसकी बात करने वाले हैं? कुसमायोजन। ये मित्रों, ये कुसमायोजन होता क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में, अर्थात जब व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है तो वह कुसमायोजन कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में हम इसकी बात कर सकते हैं। देखिएगा, माल एडजस्टमेंट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कुसमायोजन वास्तव में क्या है, किसे कहते हैं? कुसमायोजन से सीधा सा अभिप्राय जब व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति एवं उपस्थित वातावरण के साथ संतुलन या तालमेल नहीं बिठा पाता है, ऐसी परिस्थिति में वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। देख लीजिएगा, यहां पर इसके अर्थ की सबसे पहले अपन बात करें तो हम सीखेंगे अर्थ। देखिएगा, अर्थ की अगर बात की जाए तो जब व्यक्ति, बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य एवं उपस्थित परिस्थितियों के बीच, परिस्थितियों कह दीजिएगा, वातावरण कह दीजिएगा, उपस्थित परिस्थितियों के बीच संतुलन या तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है, संतुलन या तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है, किसका शिकार हो जाता है? कुसमायोजन का, यानी माल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाता है। और यही कुसमायोजन व्यक्ति को अनेक मानसिक रोगों से रोगों का शिकार बना देता है। देखिए मित्रों, यह है कुसमायोजन का वास्तविक अर्थ, बेसिक लिटरल मीनिंग। भाई, जब आप मान लीजिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूं और जहां पर मुझे जाना है, जिस जगह पर, जिस स्थान पर पहुंचना है, मान लीजिए मुझे उस दीवार के पास जाना है, वो मेरा टारगेट है, वो लक्ष्य है, लेकिन बीच में उपस्थित खाइयां, गड्ढे या कांटों वाला जो रास्ता है, ये कांटों वाले रास्ते रूपी वातावरण या परिस्थिति या स्थिति और लक्ष्य
यानी वो दीवार, इन दोनों के बीच में जो संतुलन मैं नहीं बना पाया और अपने टारगेट से पीछे हट गया, अपने आप को असंतुलित कर लिया, लक्ष्य स्पष्ट नहीं रहा, अपितु अस्पष्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में यह असंतुलन, यह तालमेल का उपस्थित न हो पाना व्यक्ति को कुसमायोजन की ओर धकेल देता है। क्या बना देता है? कुसमायोजित बना देता है। और यही कुसमायोजन व्यक्ति को अनेक मानसिक रोगों का शिकार बना देता है, अनेक मानसिक रोगों से पीड़ित कर देता है। इसी को हम लोग कुसमायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कुसमायोजन। अब आपने पिछली क्लास में जो समायोजन की विशेषताएं पढ़ी थी, उन समायोजन की विशेषताओं को उल्टा कर दीजिएगा, वो सारी की सारी कुसमायोजन की विशेषताएं बन जाएंगी। जैसे वहां पर लक्ष्य स्पष्ट था तो यहां पर अस्पष्ट हो जाएगा, वहां पर सकारात्मक दृष्टिकोण था तो यहां पर नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, वहां पर सहनशीलता क्षमाशीलता थी, यहां पर सहनशीलता और क्षमाशीलता की बजाय यहां पर क्या हो जाएगा? तनावग्रस्त हो जाएगा व्यक्ति। क्या हो जाएगा? तनावग्रस्त हो जाएगा। वहां पर उपलब्धियों के प्रति संतुष्ट की खुशी की भावना थी, यहां पर असंतुष्टि की भावना और दुख की भावना हो जाएगी। क्लियर है? वहां पर बालकों का व्यवहार सामाजिक था और दूसरों के प्रति समायोजन करने वाला सहनशीलता का था, यहां पर असामाजिक व्यवहार हो जाएगा, असंतुलित व्यवहार हो जाएगा, सामाजिक असंतुष्ट व्यवहार हो जाएगा, असामाजिक व्यवहार हो जाएगा। वहां पर संवेगात्मक संतुलन की बात थी तो यहां पर संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब क्या है? बेसिकली यही, वहां पर वातावरण के प्रति अनुकूलन स्थापित हो रहा था, संतुलन बना रहा था, यहां पर वातावरण के प्रति असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत सिंपल भाषा में जो विशेषताएं आपने समायोजन के अंतर्गत पढ़ी, उन सभी विशेषताओं को ठीक विपरीत अर्थ में जब प्रदर्शित किया जाए तो कुसमायोजन की विशेषताएं लक्षण या गुण बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में सभी को मैं रिमाइंड कर देता हूं। देखिएगा, असंतुलित व्यवहार होता है, असामाजिक व्यवहार होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ये स्वार्थी और दुखी टाइप के लोग होते हैं, इनमें सदैव परिस्थितियों को या वातावरण पर ही दोष मढ़ते हैं कि परिस्थिति और वातावरण ही गलत है, जबकि सुसमायोजित व्यक्ति चाहे परिस्थितियां और वातावरण प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उनका सामना करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके प्रति समायोजन और तालमेल बिठा लेते हैं। तो इसीलिए ये वातावरण को दोषी मान लेते हैं। संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति इनके अंतर्गत होती है, अनुचित व्यवहार इनका होता है, मानसिक रोगों के शिकार होते हैं, तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा, कुंठा, दबाव, संघर्ष, द्वंद्व आदि मानसिक रोगों के ये शिकार होते हैं। क्योंकि हमने यहां पढ़ा भी है, जब व्यक्ति वातावरण और लक्ष्य प्राप्ति के बीच संतुलन नहीं बना पाता है तो ऐसी स्थिति में वह कुसमायोजित हो जाता है और कुसमायोजन व्यक्ति को अनेक मानसिक रोगों का शिकार बना देता है। क्या बना देता है? शिकार बना देता है। आइजेंक ने कहा भी है कि कुसमायोजन एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक और व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों की पूर्ण असंतुष्टि होती है। यानी एक तरफ तो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं और दूसरी तरफ वातावरणीय परिस्थितियों के प्रति अपने अधिकारों को प्राप्त करने की असंतुष्टि विद्यमान होती है, असंतुलन बना होता है। उसी को कुसमायोजन कहते हैं मिस्टर आइजेंक। तो यहाँ पर कुसमायोजन के संबंध में कोई परिभाषाओं का कोई विशिष्ट यहाँ पर औचित्य नहीं है। यहाँ पर जो औचित्य है वो है मानसिक रोगों का और मानसिक रोगों से बचने यानी कुसमायोजन से बचने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का। क्लियर है मित्रों? तो देखिएगा, अब हम यहां पर कुसमायोजन से संबंधित मानसिक रोगों की चर्चा कर रहे हैं। मानसिक रोग,
मानसिक रोग या कुसमायोजित व्यक्ति के या कुसमायोजन से उत्पन्न वे मानसिक रोग जिनका व्यक्ति शिकार हो जाता है जब वह कुसमायोजित होता है, उन सब की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों, आपने बहुत सारे मानसिक रोगों को पढ़ा है और कई बार हम अपने जीवन काल में हम अपने इस जीवन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हर बात पे यही कहते हैं। जब आपको आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, जब आप दूसरों के साथ ट्यूनिंग नहीं बिठा पाते हैं, जब आप तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जब आपको परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती हैं, तो भी आप यही कहते हैं मुझे टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। ये एक आदत सी पड़ चुकी है हमारी। इस टेंशन को हिंदी में हम तनाव कहते हैं। अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं, हिंदी में तनाव कहते हैं, चिंता कहते हैं। लेकिन ये है क्या, जानता कोई नहीं है, लेकिन होती सबको है। तो आज हम अपनी इस क्लास के माध्यम से ये बात करने वाले हैं, ये चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में टेंशन क्या है, तनाव किसे कहते हैं, चिंता होती क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। उन सब की चर्चा यहाँ पर वन बाय वन हम सभी मानसिक रोगों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तनाव यानी टेंशन। पहला मानसिक रोग है तनाव, जिसे टेंशन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, टेंशन। क्लियर है, टेंशन। अब ये टेंशन है क्या बेसिकली, देखिए बहुत सिंपल भाषा में, जब व्यक्ति समय एवं परिस्थिति की मांग के अनुसार, यानी जैसी समय की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप कोविड के कारण प्रभावित हो गए और आप समय के हिसाब से चल नहीं पाए, आप समय के अनुरूप नहीं चल पाए और आप अपने बाकी संगी साथियों के से पिछड़ गए, पीछे रह गए। तो आप, जब व्यक्ति समय की मांग के अनुरूप और परिस्थितियों के मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह तनाव का शिकार हो जाता है। तो दो बातें यहां पर सीखनी है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्या है तनाव? समय एवं परिस्थिति की मांग के अनुरूप, एवं परिस्थिति की मांग के अनुरूप, कार्य नहीं कर पाना, तनाव का कारण कहलाता है। तनाव का कारण कहलाता है। देखिएगा, जब व्यक्ति समय और परिस्थिति की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। यह तनाव शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों तरह का हो सकता है। बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोगों ने तनाव को पढ़ लिया, बहुत इजी है। यहां पर आपको दो शब्दों पर फोकस करना है, समय की मांग और परिस्थिति के अनुरूप। जब व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह तनाव का शिकार हो जाता है। अरे भाई, लोग दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बीमार हो गए, आपके साथ और कोई घटना घटित हो गई और आप, जो गति आपकी होनी चाहिए थी, जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए थी, जो रिदम आपका होना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा, तो आप समय के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप तनाव के शिकार हो जाएंगे, टेंशन के शिकार हो जाएंगे। क्लियर है?
तो टेंशन क्या है, इसका बेसिक समझ में आ गया हमको बिल्कुल परफेक्टली। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नंबर 2, दूसरा मानसिक रोग है हमारा दबाव। दबाव, इसे स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का शिकार होना। यह कब होता है व्यक्ति? जब सफलता और असफलता के भय से बचने के लिए, यार पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अरे ये तो निठल्ला है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो हम देखते थे सुबह सुबह घर से निकल जाता था, निकल जाती थी, पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ाते थे। तो ऐसी स्थिति से अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और सफलता और असफलता के भय से बचने के लिए व्यक्ति अपने आप को दबाव में महसूस करता है, या उसको ऐसा महसूस होता है कि वह दबाव में है। कई बार ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है, जैसे जब एक खिलाड़ी मैदान में जाता है तो मैदान में पहले से ही उसके परिणाम की चिंता करने लगता है, यार सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो उस असफलता और सफलता के भय से वह अपने आप को दबाव में ले आता है। भाई एक पहलवान पहलवानी करने के लिए रिंग में जाता है तो उससे पहले ही उसके मस्तिष्क में इन विचारों का आना, यार सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। और सफलता और असफलता की इस उधेड़बन में अगर असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग मुझे तिरस्कृत कर देंगे। तो इस सफलता और असफलता के भय से बचने के लिए मित्रों याद रखना, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, सफलता असफलता के भय से बचने के लिए या अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए व्यक्ति किस प्रकार के मानसिक रोग से का शिकार हो जाता है, और वो मानसिक रोग है दबाव। क्लियर हो गया? देखिएगा, जब व्यक्ति सम्मान व प्रतिष्ठा को बनाए रखने, सम्मान व प्रतिष्ठा को बनाए रखने तथा सफलता एवं असफलता के भय से बचने के लिए दबाव महसूस करता है। दबाव महसूस करता है। क्या महसूस करता है? दबाव महसूस करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि एक बालक अपनी जिस टारगेट के अकॉर्डिंग वह पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन मन मस्तिष्क में यार एक विचार आता है कि अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। तो अपने सम्मान को बचाए रखने इस कारण कई बच्चे तो आपने देखा होगा कि वो आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं रिजल्ट आने के बाद। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक वजह है कि वो अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए और सफलता और असफलता के भय से बचने के लिए वो दबाव के शिकार हो जाते हैं, और यह दबाव कभी कभी उनको आत्महत्या सुसाइड करने के लिए भी उन्हें क्या कर देता है, पीड़ित बना देता है। उसे दबाव कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? दबाव। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल सा मानसिक रोग है, जैसे हमने खिलाड़ी का एग्जाम्पल भी यहां पर लिया। नेक्स्ट तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा मानसिक रोग यहां पर है, देखिएगा, निराशा।
निराशा, होपलेसनेस, इसको क्या कहते हैं? निराशा, होपलेसनेस, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। देखिएगा, निराशा, निराशा, होपलेस, होपलेस, आशा ही ना हो जिसे। क्लियर? देखिएगा, निराशा, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पसीना बहाता है, बहुत भागदौड़ करता है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करता है, लेकिन उसके बाद भी वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह निराश और मायूस होकर के बैठ जाता है कि यार छोड़ो, क्या करना है अब, और मेहनत करना ही वो क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या वह निराशा का शिकार हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा और भग्नाशा यानी फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। मित्रों याद रखना, यहां पर कुंठा और भग्नाशा कोई नई चीज नहीं है, फ्रस्ट्रेशन कोई नई चीज नहीं है, अपितु वही है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह कुंठा और भग्नाशा का शिकार हो जाता है। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए एक बालक है जिसने व्याख्याता भर्ती परीक्षा को कई बार दिया, खूब पढ़ाई की, मन लगा के मेहनत की और 4-5 बार एग्जाम दिया, चारों पांचों बार ही वह असफल हो गया, वह फेल हो गया। तो ऐसी स्थिति में वह निराश हो जाता है, निराश होकर के, निराश या मायूस होकर के घर बैठ जाता है। और अब कोई व्यक्ति उससे मेहनत करने के लिए कह दो, पढ़ाई के लिए कह दो, तो आग बबूला हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ये क्या है? ये बेसिकली उसका फ्रस्ट्रेशन है, ये उसकी कुंठा है जिसका वह शिकार हुआ है। तो इसी अर्थ में हम लोग यहां पर निराशा को कहते हैं जब व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु बार बार प्रयास करता है, परंतु हर बार उसे असफलता ही प्राप्त होती है, तब असफलता ही प्राप्त होती है, तब वह निराशा का शिकार हो जाता है, निराशा का शिकार हो जाता है। और इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा या भग्नाशा कहा जाता है। कुंठा या भग्नाशा, कुंठा या भग्नाशा कहा जाता है, कुंठा या भग्नाशा कहा जाता है।
इसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे मानसिक रोग हैं। आगे का रोग पढ़ते हैं। अगला दुश्चिंता, एंग्जाइटी। दुश्चिंता, दुश्चिंता, दुश्चिंता इसे एंग्जाइटी कहते हैं। देखिए मित्रों, दुश्चिंता, यहां पर जब व्यक्ति, दुश्चिंता क्या है? जब व्यक्ति अपनी किसी अचेतन की इच्छा को चेतन में लाकर पूरा करने की कोशिश करता है परंतु पूरा नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में चेतन और अचेतन के मध्य उत्पन्न मानसिक संघर्ष या विचार व्यक्ति को दुश्चिंता का शिकार बना देता है। किसका शिकार बना देता है? दुश्चिंता का शिकार बना देता है। जब व्यक्ति के, सीधी सी बात है, जब व्यक्ति के अचेतन मन में कोई दमित इच्छा चेतन मन में आकर व्यक्ति को परेशान करे तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। क्लियर है? और दुश्चिंता के समय में व्यक्ति को कुछ अपेक्षाएं, कुछ उसका लगाव, उसका सानिध्य भी बढ़ जाता है। तो सिंपल सी अर्थ में हम यहां इसको सीखते हैं। देखिए, जब व्यक्ति अचेतन की दमित इच्छा को, जब व्यक्ति अचेतन की दमित इच्छा, अचेतन की दमित इच्छा को चेतन में लाकर पूरा करने की कोशिश करता है, तब चेतन व अचेतन के बीच के मध्य मानसिक प्रक्रिया दुश्चिंता कहलाती है। मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति को दुश्चिंता का शिकार बना देती है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शोरूम पर, किसी मार्केट में आप कोई ड्रेस खरीदने गए या कोई वस्तु परचेज करने गए आप, और वहाँ पर मान लीजिए एक शोरूम पे, आप कपड़ों के शोरूम पर, आप वहाँ कपड़ों की शॉप पर एक अच्छी शर्ट आपको जच जाती है, पसंद आ जाती है। आप उसकी कॉस्ट उस शॉपकीपर से पूछते हैं, दुकानदार से पूछते हैं, और जैसे ही आप अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं तो आपके पास उस शर्ट को खरीदने के लिए पर्याप्त आपके पास रुपए नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो इच्छा आपकी चेतन की इच्छा थी, आप उस शर्ट को खरीदना चाहते थे, तो चेतन की उस उत्पन्न इच्छा को आप शर्ट को जब नहीं खरीद पाए तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आप वहां से चल दिए धीरे से, और आपने उस चेतन की उस शर्ट खरीदने की उस इच्छा को दमित कर दिया, और वह दमित इच्छा अचेतन में आकर के इकट्ठी हो गई,
स्टोर हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, आपकी जेब में पैसा आया और पैसा आते ही आपकी अचेतन की उस दमित इच्छा ने, यानी शर्ट खरीदनी, उस शर्ट की पसंदगी ने, अचेतन की उस दमित इच्छा ने आपको कहा कि चल शर्ट लेने चलते हैं, और आप दौड़े दौड़े उसी शोरूम पर पहुंचे। क्योंकि अचेतन की वो दमित इच्छा कहां पर आ गई, चेतन में, और चेतन में आकर आपने उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया, कोशिश की, और आप शर्ट को ढूंढने लगे, लेकिन शर्ट तो बिक चुकी थी। तो आपने पुनः उस इच्छा को दमित कर दिया। तो चेतन और अचेतन के बीच उत्पन्न ये जो मानसिक वैचारिक जो प्रक्रिया है, ये इसने व्यक्ति को दुश्चिंता का शिकार बना दिया। ऐसे हम दुश्चिंता को भली भांति ढंग से सीख सकते हैं। बहुत सरल सा मानसिक रोग है मित्रों। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अब हम अगले मानसिक रोग की चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने कुंठा की बात कर ली, भग्नाशा की बात कर ली, निराशा की बात कर ली। ये तीनों एक ही के नाम है। दबाव को हम लोगों ने सीख लिया, क्लियर है। तनाव की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मानसिक रोग है हमारा कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है द्वंद्व। क्या है मित्रों, द्वंद्व, जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष भी इसे कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इसे कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, द्वंद्व कहा जाएगा। और मित्रों, आज जब हम द्वंद्व की बात करते हैं तो यह द्वंद्व, यह कॉन्फ्लिक्शन मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहली बात, ये द्वंद्व शब्द का शाब्दिक लिटरल मीनिंग जो है वो है 2। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक मीनिंग क्या है मित्रों, 2, अर्थात 2 उद्दीपक, 2 परिस्थितियां, 2 घटनाएं, 2 मार्ग उपस्थित होने पर जब व्यक्ति उनमें से किसी एक बेहतर को चुनने संबंधी, किसी एक बेहतर को चुनना चाहता है। भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उस एक जगह ऐसी आती है जहां से सीधे 2 रास्ते निकलते हैं। अब आप उस जगह खड़े होकर सोचने लग जाते हैं, यार इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, ये वाला रास्ता अच्छा है या ये वाला अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा अच्छा, अधिक अच्छा है, कौन सा कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क में उत्पन्न वैचारिक क्रिया व्यक्ति संघर्ष कहलाती है, यानी व्यक्ति संघर्ष का शिकार हो गया। लेकिन बाह्य उन दोनों रास्तों में से, उन दोनों उद्दीपकों में से किसी एक बेहतर के चुनाव संबंधी प्रक्रिया द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वंद्व। बहुत सिंपल अर्थ में, भाई सीधी सी बात है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये 2 मार्कर्स हैं, राइट। आप देख रहे हैं 2 मार्कर्स हैं, लेकिन अब आपके सामने एक परिस्थिति, एक सिचुएशन क्रिएट की जाए कि आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में विचार आएगा, यार किसको चुनूं, ऐसे चुना जाए या ऐसे चुना जाए, ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो ऐसा जो मस्तिष्क का अंतर्द्वंद जो है, आंतरिक वैचारिक प्रक्रिया है, उसे द्वंद्व कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, द्वंद्व। बहुत सिंपल अर्थ में हम इसे सीख सकते हैं। और यही द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। तो द्वंद्व क्या है, बेसिकली जब किन्हीं दो उद्दीपकों, घटनाओं, परिस्थितियों,
परिस्थितियों एवं वे मार्गों में से परिस्थितियों एवं मार्गों में से किसी एक बेहतर या श्रेष्ठ के चुनाव संबंधी मस्तिष्क की आंतरिक वैचारिक क्रिया संघर्ष कहलाती है। आंतरिक वैचारिक क्रिया संघर्ष यानी स्ट्रगल, संघर्ष कहलाती है। जबकि बाह्य उद्दीपकों का किसी श्रेष्ठ उद्दीपक के चयन संबंधी वैचारिक प्रक्रिया व्यक्ति को द्वंद्व का शिकार बना देती है। देखिएगा, बहुत सरल भाषा में हम लोगों ने यहां पर लिखा है कि जब आपके सामने दो उद्दीपक हों और उन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना है, और किसी एक को चुनने के लिए आपके मस्तिष्क में एक विचार आता है, यार किसे चुनूं, ये श्रेष्ठ है या ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है। तो इससे संबंधित मस्तिष्क की जो आंतरिक वैचारिक काल्पनिक जो प्रक्रिया है आपकी, उसको तो संघर्ष कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन मस्तिष्क में संघर्ष चलता है और बाह्य दृष्टिकोण, बाह्य वैचारिक प्रक्रिया कि यार इसे चुन लेता हूं, यही श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं कर पाना, ऐसी परिस्थिति को व्यक्ति का द्वंद्व का शिकार होना कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अभी राजस्थान में एक हलचल सी मची है, सरकार भी ऐसा अनाउंसमेंट कर रही है, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय भी ऐसी उद्घोषणा बार बार कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज जो हैं, विज्ञप्ति जो है वो साथ साथ आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी ये इस द्वंद्व के शिकार बन जाते हैं कि सेकंड ग्रेड वाले ट्रैक पर चला जाए या फर्स्ट ग्रेड वाले ट्रैक पर चला जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो द्वंद्व का शिकार हो जाते हैं, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अधिक सरल है, कौन सा अधिक अच्छा है। तो इसके चुनाव संबंधी मस्तिष्क का जो मानसिक दृष्टिकोण है, जो वैचारिक दृष्टिकोण है, ये व्यक्ति को द्वंद्व का शिकार बना देता है, विद्यार्थी को द्वंद्व का, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बना देता है। और ये द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मित्रों? 3 प्रकार का होता है। देखिए, हम लोग अब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मानसिक रोग है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये द्वंद्व, जैसा कि यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है 2। शाब्दिक अर्थ द्वंद्व का क्या होता है मित्रों? 2। यानी कि जब 2 उद्दीपक सामने हो
दो मार्ग सामने हो, दो घटनाएं सामने हो, दो वस्तु स्थितियां सामने हो या दो वस्तुएं हो, उनमें से किसी एक बेहतर के चयन संबंधी मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होता है उसे द्वंद्व कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व। मित्रों, यहां पर ये द्वंद्व जो है, द्वंद्व का अर्थ ही दो होता है, यानी दो वस्तुएं हों, दो उद्दीपक। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर मेरे दोनों हाथों में दो मार्कर्स हैं। अब आपसे कहा जाए कि इनमें से आपको श्रेष्ठ चुनना है, सबसे अच्छा वाला चुनना है, बेहतर चुनना है, तो आपके दिमाग में इसे चुनूं या इसे चुनूं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अधिक श्रेष्ठ है, ये अधिक श्रेष्ठ है। तो इससे संबंधित मस्तिष्क में दो विचारों का उत्पन्न होना, दो विपरीत विचारों का उत्पन्न होना, ये अधिक श्रेष्ठ है या ये अधिक श्रेष्ठ है। इन विपरीत विचारों में अधिक श्रेष्ठता के चयन संबंधी जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो दो विचार उत्पन्न होते हैं, वो द्वंद्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? द्वंद्व कहलाते हैं। इसी आधार पर हम यहां पर पढ़ते हैं, यह द्वंद्व तीन प्रकार का होता है। द्वंद्व कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार की द्वंद्व तीन प्रकार का होता है, जिसे हम लोग पहला कहते हैं उपागम, उपागम द्वंद्व। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसे आप उपागम, उपागम द्वंद्व कह दीजिएगा, इसे आप ग्राह्य, ग्राह्य द्वंद्व कह दीजिएगा, इसे पद्धति, पद्धति द्वंद्व कह दीजिएगा, पद्धति, पद्धति द्वंद्व कह दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और इसे इंग्लिश में अप्रोच, 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 अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अप्रोच, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। ये फर्स्ट टाइप है मित्रों, ये पहला प्रकार है द्वंद्व का। दूसरे प्रकार की बात की जाए तो यहां पर दूसरा जो हम नाम देंगे वो देंगे परिहार, परिहार द्वंद्व। परिहार, 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 परिहार। इसे त्याज्य, त्याज्य भी कहा जा सकता है। त्याज्य, त्याज्य द्वंद्व। उसके बाद इसे वर्जन, वर्जन द्वंद्व भी कहा जाएगा। वर्जन, वर्जन द्वंद्व भी कहा जाएगा। और इसको विकर्षण स्क्वायर के नाम से समझा जा सकता है। ये हम सारे नाम अपनी तरफ से यहाँ पर मैंडेट कर रहे हैं। इसी प्रकार इसको भी आप आकर्षण, आकर्षण द्वंद्व के नाम से जान सकते हैं। पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर इसे आकर्षण, आकर्षण कहें, इसे विकर्षण, विकर्षण कहें, या अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। इंग्लिश में हम इसको अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा है उपागम परिहार द्वंद्व। तीसरा द्वंद्व का तीसरा प्रकार होगा मित्रों उपागम परिहार द्वंद्व। उपागम परिहार द्वंद्व, या फिर इसको ग्राह्य परिहार भी कह सकते हैं, पद्धति वर्जन द्वंद्व कह सकते हैं, पद्धति वर्जन द्वंद्व कह सकते हैं, इसको ग्राह्य, इसको ग्राह्य परिहार कह सकते हैं, इसे ग्राह्य परिहार कह सकते हैं। ग्राह्य परिहार द्वंद्व कहा जा सकता है। उपागम परिहार, पद्धति वर्जन, ग्राह्य परिहार कहा जा सकता है। इसको अप्रोच अवॉइडेंस कहा जा सकता है।
अप्रोच अवॉइडेंस द्वंद्व कहा जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से द्वंद्व 3 प्रकार का होता है। कॉन्फ्लिक्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर अगर इसको समझा जाए, उपागम उपपागम यानी दोनों उद्दीपकों को चाहना। आकर्षण का मतलब होता है दोनों के प्रति इच्छा होना। जिस प्रकार एक विद्यार्थी के सामने जब 2 वैकेंसीज साथ आती हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो ऐसी स्थिति में वह द्वंद्व का शिकार हो जाता है। और द्वंद्व कैसा? उसको इच्छा होने लगती है कि यार मैं सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर लूँ और मैं फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर लूँ। तो दोनों की तैयारी वह करता है, 2 नावों पर सवार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने किनारे की प्राप्ति में पिछड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह द्वंद्व का शिकार हो गया और दोनों के प्रति उसमें चाहत उत्पन्न हुई, दोनों को चाहने, दोनों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसे हम लोग उपागम के नाम से जाते हैं। लेकिन परिहार यानी यहाँ पर परिहार का मतलब है दोनों का वर्जन, दोनों से दूर होना, दोनों के प्रति विकर्षण। जिस प्रकार एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ये इसका फेमस एग्जाम्पल है परिहार का। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, ये परिहार का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो ये द्वंद्व नामक जो मानसिक रोग है, ये बहुत मजेदार है, महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक राजा के शहर में, राज्य में एक अपराधी ने एक अपराध किया और उस अपराधी को राजा के सिपाही पकड़कर दरबार में पेश कर देते हैं। राजा द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि तुमने अपराध किया है, तुम्हें सजा तो मिलेगी जरूर। अब वहां पर लेकिन आपके पास 2 विकल्प हैं। उस अपराधी ने सोचा यार राजा बहुत अच्छा है, मुझे 2 विकल्प दे रहा है कि मैं कौन सी सजा को चुनूं। तो राजा के द्वारा उस भरे दरबार में अपराधी को सजा सुनाई जाती है, जिसमें 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प, राजा कहता है तुम्हें 100 प्याज खाने हैं, वो प्याज जो रेड वाले, जिनका हम लोग वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं, उस प्याज की। तो उस अपराधी ने सोचा यार 100 प्याज खाऊंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, कि नहीं महाराज मुझे दूसरा विकल्प बताइएगा। तो राजा जब दूसरा विकल्प बताते हैं कि तुम्हें 100 कोड़े खाने हैं, और उनका वो जल्लाद सिपाही 100 कोड़े मारेगा, तो कोड़े मारने से उसकी चमड़ी अलग हो जाएगी तन से, तो उससे भयभीत होकर वह कोड़े खाने के लिए भी मना करता है कि कोड़े खाएगा तो मर जाएगा। तो अब दोनों को नहचाना, ना तो प्याज खाने की इच्छा को व्यक्त करना और ना ही कोड़े खाने की इच्छा, दोनों के प्रति विकर्षण, ऐसी स्थिति को उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। इसीलिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुएं में गिरना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई खाई में गिरना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। दोनों स्थितियों में मरने की आशंका है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो दोनों के प्रति त्याज्य, दोनों के प्रति वर्जन, दोनों के प्रति विकर्षण का भाव यहां पर क्या कहलाता है? परिहार द्वंद्व कहलाता है। अगला है उपागम परिहार। यहां पर देखिए मित्रों, उपागम परिहार, एक को चाहना और दूसरे को छोड़ देना। ये हमारे जीवन के हर हिस्से में होता ही है कि जब 2 उद्दीपक हमारे सामने हो और उनमें से चुनना किसी एक को ही है, तो हम एक को चुनते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। ऐसा होता है। बहुत सारे बालकों को, हमारे विद्यार्थियों को जब उनका जॉब लग जाता है, जब उनकी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो जाता है, तो फिर उन्हें बहुत सारे शादियों के ऑफर आते हैं, लेकिन उनमें से चुनना किसी एक को ही है और बाकी को छोड़ देना है। उसे उपागम परिहार द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर इस प्रकार हमने ये संपूर्ण मानसिक रोगों की कहानी डिस्कस की। इससे पहले हम लोगों ने अपनी इस क्लास में हम लोगों ने समायोजन और एक सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण और विशेषताओं पर प्रकाश डाला और मानसिक रोगों की विशेष चर्चा की। अब आगे की क्लास में हम इन सभी मानसिक रोगों से बचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां से हमेशा ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में सदैव ऑलवेज प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो होगा यहाँ मानसिक रोगों से बचने के उपाय, रक्षा युक्तियाँ। क्लियर है? तो इसकी चर्चा करेंगे मित्रों हम अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।